तो हेलो बच्चों। तो एसएससी जीडी मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों को दिक्कत कर रहे थे। तो वो क्वेश्चन मैं बच्चों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना बच्चों। यार बच्चे आज यार मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काले आ रहे हैं यार। बच्चों मैं इतना काला नहीं हूँ, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा काले आ रहे हैं यार यार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग कि जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। तो x के कितने मान संभव हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। तो x के कितने मान संभव हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। ये बीच में होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, नीचे जो होता है शेषफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचता है, शेषफल 8 बचता है। तो आपको ये पता होगा कि ये जो शेषफल होता है ये जो भाजक है इससे हमेशा छोटा होता है। ये आपको पता होगा ना, हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 5 का भाग देते हैं, ये 27 28 कुछ में दे लीजिए। मान लीजिए हम लोग देते हैं 29 में, 5 बच्चे 25, क्या बचा शेषफल 4 बचा। अगर 31 होता तब यहाँ पर 0 हो जाता। ये मतलब कभी 5 नहीं आएगा, शेषफल कभी 5 नहीं आएगा, 5 से छोटा ही रहेगा। इसीलिए हम बता रहे क्या, ये जो भाजक होता है ये शेषफल से हमेशा बड़ा होता है और शेषफल इससे हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब हम लोग भाग देते हैं एक्स से, हम लोग एक्स से भाग दे रहे हैं, 200 में भाग दे रहे हैं, तो क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है 8। शेषफल बच रहा है 8, तो मतलब क्या है, ये जो x है ये 8 से बड़ा है कि नहीं। ये जो x है ये 8 से बड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 192 बार में जाएगा तभी ना शेषफल यहाँ पर घटाने पर शेषफल 8 बचेगा, ठीक है ना। तो हम लोग 200 में से शेषफल घटाते हैं जब 8, तो क्या बचता है 192। मतलब क्या, जो 192 है वो जो x से मतलब पूरी तरह विभाजित है, वो पूरी तरह विभाजित है x से ना, जो 192 है। हाँ, बोला क्या है, x के कितने मान संभव हैं। ये बोला मतलब क्या है, x के कितने मान संभव हैं जो 192 को पूरी तरह काट दें। x के कितने मान संभव हैं जो 192 को जब पूरी तरह काटेंगे तभी ना। तो हमको यही निकालना है कि x के कितने गुणनखंड होंगे। पहले हम लोग निकालेंगे, जो 192 है, 192 किससे किससे कटता है। पहले कटेगा एक से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा। पहले जब हम लोग एक से काटेंगे तो 191 करने में 192 91, फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 9 18, और क्या बचा 1 2 छक्का 12, 96 बच गया। अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 छक्का 18, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 छक्का 18, और फिर क्या बचेगा यहाँ पर 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा, 4 से, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 8 32, ये होगा। 5 से कटेगा नहीं, 6 से देखते हैं, 6 3 18, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 3 18, और क्या बचा 1, 6 दूनी 12। अब देखते हैं 7 से कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, 5 7 कटेगा नहीं, 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16, क्या बचा यहाँ पर 3, 8 चौक 32। प्लस उसके बाद हम लोग किससे काटते हैं, या 8 से कट गया ना। अब ये 14 से कटेगा नहीं, 14 का 14, और 15 से कटेगा नहीं, 16 से कटेगा, 16 एक अन्नम 16, 16 दूनी 32, ये हो गया। अब फिर हम लोग जब दोबारा इसको करेंगे, मतलब कि देखिए ये इससे कटा है, तो अब इसके ऊपर मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये जो इससे बड़ा है ये इससे कटेगा, क्योंकि देखिए फिर 24 से भी कट रहा है, 32 से भी कटेगा, क्योंकि 32 छक्का 192, 24 अट्ठे 192, 48 चौका 192, 64 3 192, 96 दूनी 192, 192 तो फिर मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, 24 से कटेगा, 32 से कटेगा, 48 से कटेगा, 64 से कटेगा, 96 से कटेगा, 192 का 192 से कटेगा। अब देखिए क्या बोला यहाँ पर, प्रश्न क्या बोला है, x के कितने मान संभव हैं। तो जो x का मान होगा वो 8 से बड़ा होगा ना, क्योंकि शेषफल 8 है। तो हमने आपको यहाँ पर बताया कि इससे हमेशा ये बड़ा होता है। तो जो x है वो 8 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि शेषफल 8 है। तो इसमें देखिए 8 क्या है, 8 यहाँ पर है, तो वो 8 से बड़ा होगा। तो 8 से बड़ा कितने मान है, 1 मान है, 2 मान है, 3 4 5 6 7, और एक और होगा, एक कोई छूट गया है, एक ये भी है ना, 1 2
3 4 5 6 7 नहीं, एक को छूट रहा है, एक को इसमें छूट रहा है, मैं बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक को छूट रहा है। ठीक है ना बच्चों, मैं देखता हूँ मैंने क्या नहीं लिखा है। 24 लिख लिया है, 16 लिख लिया है, 24 लिख लिया है, 32 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा। पहले पहले हमने उसको फिर से देखते शुरू से, एक से काटा 192, 2 से काटा तो 96 बार में गया है। ठीक है ना, 3 से कटा है तो 3 से 18, क्या बचा यहाँ पर, बचा 1, तो 3 चौक 12, 64 हो गया। फिर 4 से काटा हमने तो क्या हो गया, 4 चौक 16, और क्या बचा यहाँ पर 3, तो 4 बटे 32। फिर 5 से कटेगा नहीं तो 6 से काटा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 7 से कटेगा नहीं, फिर हमने इसको 8 से काटा। ठीक है ना, ये बच्चों ये 12 से भी कटेगा। ठीक है, मैंने बीच में 12 छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो मैं 12 बाद में लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, ये 12 से कटेगा। 12 कन्नम 12, क्या कितना बच रहा है 7 ना, 12 6 72, 12 से भी कटाना बच्चों। तो अब हम लोग गिनते हैं, मैंने बीच में 12 छोड़ दिया था। ठीक है, अब हम गिनते हैं कि इसमें जो 8 है, 8 से बड़े कितने मान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके 8 से बड़े इसके 8 से बड़े 8 मान संभव है। मतलब यहाँ पर इतने मान हो सकते हैं, इतने मान हो सकते हैं। ठीक है ना, जिसे हम 200 को भाग देंगे तो शेषफल हमारा 8 बचेगा। ठीक है ना बच्चों, इतने मान संभव है। अब बच्चों ना कई लोगों को पता क्या होता है, ये मतलब ये गुणा करने में दिक्कत होता है कि मतलब पता नहीं चल पाता कितना गुणा है। तो इसका एक मतलब गुणनखंड विधि होता है, हम लोग उससे भी उसको निकाल सकते हैं। आप चाहो तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा, लेकिन चाहो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं उसको भी मतलब थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप चाहना तो मैं आपको बता दूंगा। ये क्या है, ये 192 आया ना घटाने पर शेषफल, तो हम लोग 192 का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, 192 का हम लोग इसको वो करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, 2 कितना बार में जाएगा 96, फिर 2 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, ये सॉरी 2 से काटेंगे 96 है ना, 2 चौका 8, 2 16 48। ठीक है ना, फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो 24, फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो 12, फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो 6, फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, क्या गया, क्या गया, कितना 6 2 आया ना, तो 2 पे 6 गुणे 3 पे 1, ये आ गया, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, 2 पे 6 3 पे 1। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जो जब हम गुणनखंड भाषा लिखते हैं क्या लिखते हैं, 2 पे 0 गुणे 2 पे 1 गुणे 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 6, और यहाँ पर 3 पे 0 गुणे 3 पे 1। हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे। और देखिए, अगर किसी भी संख्या पे 0 घात होता है, अगर किसी भी संख्या पे 0 घात होता है तो उसका मान होता है 1। मान लीजिए 2 पे 0 घात है तो इसका मान होगा 1। कि किसी भी संख्या पे 5 पे 0 घात है तो इसका मान होता है 1। किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान होता है 1। ये आप लोग कहीं साइड में लिख लेना। ठीक है ना बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 पे 0 है इसका इसमें पूरे में गुणा करेंगे, फिर जो 3 पे 1 है इसके में पूरे में गुणा करेंगे, तो हमारा जो नंबर आएगा यही सारा नंबर यहाँ पूरा 14 नंबर है। देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। जब इसको हम लोग गुणा करेंगे इसमें तो हमारा 7 नंबर आएगा, इसको इसमें करेंगे तो 7 नंबर, टोटल 14 नंबर होगा। देखिए यहाँ पर भी 14 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। वैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे गुणा करना है। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं, ये मतलब इसका गुणा करके नहीं चेक करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे करके ये पूरी संख्याएं नहीं निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 3 पे 0 का मान क्या है, 1 है, 2 पे 0 का मान क्या है 1, तो हम लोग हम लोग इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, 1 गुणे 1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर इसका मान है 1, इसका मान 2, तो गुणा हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा। फिर इसका मान है 1, इसका मान है 4, तो गुणा करेंगे तो क्या 4 आ जाएगा। इसका मान है 1, इसका मान है क्या है, इसका मान है 8, क्योंकि 2 पे 3 का मान तो 8, तो क्या 8 आएगा। इसका मान है 1, इसका मान है 32, तो यहाँ पर क्या जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ पर 32 होगा ना, नहीं 16 होगा, ये 8 8 16, सॉरी यहाँ पर 16 होगा। ठीक है ना, 2 पे 4 का मान होता है 16। ठीक है ना, इसका मान है 1, इसका मान है 32, तो यहाँ पर क्या जाएगा 32 आ जाएगा, 32 होगा ना। इसका मान है 1, इसका मान है 64, यहाँ पर क्या जाएगा 64 आ जाएगा हमारा। देखिए कितनी सात संख्या। तो इसी तरीके से इसका मान है 3, इसका मान है 1, तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मान है 3, इसका मान है 2, तो क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा 6 3 दूनी 6, 3 यहाँ 4, 3 चौक 12, यहाँ 3 और यहाँ 8, तो 8 से 24, यहाँ 3 और यहाँ पर
मैंने कहाँ गुणा किया? हाँ 8 है ना, यहाँ 3 है और यहाँ पर 16, 16 तियाँ 48 और यहाँ 3, यहाँ 32, तो 32 तियाँ कितना होगा बच्चों? 32 होगा 96। अब यहाँ 3, यहाँ 64, 64 तियाँ 192। देखिए यही यही टोटल संख्या वही वही आगे पीछे करके आ गया, यही जो ये नंबर लिखा है यही नंबर आ गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग याद कर लेंगे कि जो 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 मतलब जो 8 है इससे बड़ी जितनी संख्या है, तो मतलब जो पहले जो छोटी है छोटी उसको हम लोग गोली तक कि ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी छोटा है, ठीक है ना। तो कितना बचा? हम लोग काउंट करते हैं 8 से बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो वही आया 8 ही आया जो 8 से बड़ी संख्या। तो इसमें एक्स के कितने मान समूह है? एक्स के 8 मान समूह है। ये बच्चों मैंने थोड़ा टाइम लेके इसलिए आपको अच्छे से बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने बताने में 11 मिनट लगाए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अगर मैं सोचा कि अच्छे से बता दूँ ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है बच्चों। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें दिया है कि टीना एक काम का आधा भाग 6 दिनों में पूरा करती है, ठीक है ना। और दिख नहीं रहा क्या था, इसमें सही दिखा दे रहा हूँ। टीना एक काम का आधा भाग 6 दिनों में पूरा करती है, बाद में श्याम की मदद से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। श्याम अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, मॉक टेस्ट का। इसको हम लोग देखते हैं। मैं अगले क्वेश्चन से मैं ना फ्लैश जला के बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। फ्लैश मतलब पता है फ्लैश जलाने पे ना हाथ और काला दिखने लगता है, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं क्या टीना, देखिए टीना जो है वो आधा काम कर रही है, 6 दिनों में पूरा कर रही है, ठीक है ना। तो ये आधा काम वाले टीना अकेले कर रही है 6 दिनों में, और फिर जो आधा काम है वो श्याम के साथ मिलकर 4 दिनों में कर रही है। तो आधा काम टीना प्लस श्याम कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में कर रहे हैं। तो दोनों का यहाँ निकालते हैं क्या? 12। हाँ इसका ये एक दिन में काम करने की क्षमता टीना की 3 आ गई, इन दोनों की मिला के एक दिन में टीना एक दिन में 2 काम करती है, और टीना प्लस श्याम एक दिन में कितना? 3 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला है? अब ये यहाँ से देखिए ये क्या है, ये भी आधा काम है क्योंकि हमने आधा काम का निकाला ना। टीना आधा काम 6 दिन में करती है और टीना प्लस श्याम बाकी का आधा काम 4 दिन में करते हैं। ये जो 12 है ये आधा काम है, ठीक है ना। तो पूरा काम क्या हो जाएगा? पूरा काम हो जाएगा 24। और यहाँ से देखिए यहाँ पर टीना एक दिन में दो काम करती है और टीना श्याम एक दिन में 3 काम करते हैं। तो श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? श्याम एक दिन में हम ऐसे कर लेते हैं 3 काम, टीना 2 काम करती है, तो श्याम का हम लोग निकालेंगे तो श्याम एक दिन में एक काम करता है, श्याम एक दिन में 1 काम करता है। तो 24 टोटल काम है। तो टोटल काम करने में श्याम को कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन में 1 काम, तो 24 काम करने में 24 दिन, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करते ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई यहाँ कुछ नहीं करना है। बाकी यहाँ पर देखिए टीना है वो आधा काम 6 दिन में कर रही है, बाकी टीना और टीना और श्याम जो बाकी का आधा काम बचा है उसको 4 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो टीना का हम लोग टीना आधा काम 6 दिन में करती है, टीना प्लस श्याम आधा काम 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो आपका आधा काम आ गया वो 12 आ गया, क्योंकि इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आधा काम 12 आ गया। अब टीना एक दिन में काम कितना कर रही है? 2 काम, क्योंकि भाग देंगे तो टीना एक दिन में 2 काम, और प्लस टीना प्लस श्याम एक दिन में 3 काम। तो यहाँ से हम लोग श्याम का काम यहाँ से हम लोग श्याम का एक दिन में काम निकाल लेंगे। क्या आ गया? श्याम का एक दिन में काम आ गया 1 काम। यहाँ पर आधा काम था 12, तो पूरा काम हो गया 24। तो 24 काम करने में श्याम को 24 दिन लगेंगे, क्योंकि वो एक दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने भी छोड़ दिया था, मतलब कि मैं सोचा कि बाद में करूँगा, पर मेरे को बाद में टाइम नहीं मिला, ठीक है ना। पर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। देखिए मैं को बता रहा हूँ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, मतलब ये समानुपात वाला कि इधर 2 संख्याओं में अनुपात दिया हो, फिर यहाँ पर समानुपात करके फिर 2 संख्याओं में अनुपात दिया हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, खासकर मैथ में, रीजनिंग में नहीं, रीजनिंग में ये तरीका आपको नहीं अपनाना, ठीक है ना। जब भी ये तरीका क्वेश्चन दिया हो और मतलब मैथ में दिया हो तो आपको क्या करना है पता है? इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, जो ये होगा, ये मतलब क्या बोलते हैं, ये 49/x और ये x/81 के बराबर होगा, ठीक है ना। इस टाइप की संख्याओं में हम लोग क्या लिखते हैं? 49/x बराबर x/81। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैथ में दिया, रीजनिंग में नहीं लिखना है, क्योंकि रीजनिंग में वहाँ पर वो अपना तर्क लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैथ है ना, इसलिए मैथ में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे लिखना है, रीजनिंग में नहीं लिखना है।
तो यहाँ पर क्या क्या लिखना है, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कहता है ये अनुपात में आपको पता है, ये अनुपात में है, और जो अनुपात में होता है उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग बट्टे में लिख लिए हैं और इसको हम बट्टे में लिख लिए हैं। तो मतलब क्या, जो जो इसमें संबंध है वही इसमें भी, तो मतलब इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे, ठीक है ना, दोनों को बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणे 81। तो जब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 49 गुणे 81। तो एक्स बराबर 7 गुणे 9, एक्स बराबर क्या आ गया 9 7 63, एक्स का मान आ गया 63 आ गया। इसी तरीके से हम इसका भी निकाल लेंगे, क्या हो गया 64/y बराबर y बट्टे 169। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या y स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 गुणे 169। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा 64 गुणे 169। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 13, और y का मान क्या होता है, इसका 13 104 ये होता है। अब बोला क्या है 2x + 3y का मान, तो हम लोग 2x + 3y बराबर 2 गुणे x का मान क्या है 63 है, और प्लस 3y का मान क्या है 3, y का मान क्या है 104 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 63 दूनी 126, प्लस यहाँ पर क्या आया है 312, सॉरी 312, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 438 हमारा आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप का मैथ में जब भी क्वेश्चन दिया हो तो उसको ऐसे कर सकते हैं। अब पता है इस टाइप के मतलब और भी क्वेश्चन आपको देता है कि पूछता है कि इसका मान क्या होगा। कैसे मान लीजिए हमारी संख्याएं दे दिया है, मान लीजिए दिया है 49 दे दिया है, यहाँ पर 49 दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी 54 दे दिया, और यहाँ पर ये ऐसे चिन्ह करके दे दिया, और फिर यहाँ पर एक संख्या दे दिया, मान लीजिए 50 दे दिया। अब फिर ये पूछ लिया कि ये संख्या क्या होगी, मान लीजिए पूछ लिया कि ये संख्या क्या होगी, तभी हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे 49/54 कर लेंगे और बराबर 50 हम लोग इसको मान लेंगे एक्स। तो इसको सॉल्व करके हम लोग एक्स का मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना बच्चों। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों, ठीक है ना। मैंने बच्चों फ्लैश जला लिया था कि आपको मेरा हाथ मतलब काला दिखे पर आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। बताते हैं कि एक पाइप है, ठीक है ना। ये वैसा ये इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का है, थोड़ा समझना है, पर क्वेश्चन जैसे बाकी होता है टंकी वगैरह का वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरे होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, ठीक है। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये मैंने आंसर पहले लिख लिया है ताकि मतलब मुझे आंसर लाने में आसानी हो, मतलब नहीं होता कभी कभी मैं मतलब गलत आंसर गलती ला देता हूँ, तो मुझे मैं गलत क्वेश्चन ना बताऊँ, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोला है, एक टैंक किसी टैंक को 7/4 घंटे में भरता है। तो मान लीजिए टैंक को 7/4 घंटे में भर रहा है, ठीक है ना, मतलब एक पाइप, ठीक है ना, और दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरे होने पर उसे 21/8 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लेंगे, आपको एलसीएम पता होगा। जब बटे में संख्या होता है तो उसका एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं। जब बटे में संख्या होता है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, बटे नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो हम लोग मान लीजिए क्या है 7/4 और 21/8 है, तो ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेंगे तो 4 आएगा। क्या होता है एलसीएम, मतलब कि एलसीएम पता होगा कि मतलब कि जो जिससे दोनों संख्या कट जाए, तो 21 से दोनों संख्या का कट जाएगी, जिसका एलसीएम ही हो गया। और एचसीएफ मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी संख्या मतलब कि कॉमन, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 और 8 में हम लोग क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 21/4। पर हम लोग इसको बना लेते हैं, उसमें हम लोग इसको बट्टे से मतलब हटा लेते हैं, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसके आंसर में 4 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसके आंसर में
नहीं सॉरी, हम लोग चलिए हम लोग नहीं, हम लोग इसमें देखिए आपको क्या होता है, जो एलसीएम जब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं तो मान लीजिए अगर ये मान लीजिए यहाँ पर अगर इक्कीस है तो हम लोग उसको चाहे 42 भी लिख सकते हैं, हम लोग उसको 84 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका हम लोग 4 में गुणा करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 21, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है ना। अब हम लोग इसको इसमें भाग देंगे 7 बटे, मान लिया हमारा जो टोटल टंकी है वो कितना आ गया, वो टोटल टंकी हमारा आ गया 21, हमारा टोटल टंकी जो क्या हो मान लीजिए वो आ गया 21 लीटर आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग अब निकालेंगे कि ये 1 घंटे में कितना मतलब भरता है, कि कितना लीटर भरता है। तो 7/4 का हम लोग 21 में भाग करेंगे, तो 21/7/4, तो ये पलट जाएगा 21 बट्टे हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, पलट के यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब कितना 4×3=12, मतलब ये क्या 12 लीटर भरता है 1 घंटे में, ठीक है ना। ये पाइप ए है, ये पाइप बी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसका भाग देंगे 21 में, ठीक है ना। तो 21/8, तो ये पलट जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ 8×21, ठीक है, 21 कट जाएगा, बचेगा 8, मतलब ये बी वाला तो खाली कर रहा है, तो ये 1 घंटे में 8 लीटर पानी खाली करता है। ये कितना खाली कर रहा है, ये 8 लीटर पानी खाली कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से आगे क्या बोला है। आगे बोला है कि दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब टैंक का 2/3 हिस्सा खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जो 21 है इसका 2/3 हिस्सा खाली है, तो जो मतलब जितना खाली है हम लोग उतना ही भरेंगे ना। तो 21 का 2/3 कितना होगा, 21 का 2/3 मतलब 2/3, यहाँ से काटेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा, क्या 3×7, तो क्या 6×2=14, मतलब 14 लीटर पानी खाली है। तो जो जितना खाली है उतना ही ना भरेंगे हम, तो हमारा 14 लीटर टंकी खाली है, क्योंकि 2/3 खाली है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग 14 लीटर पानी भरेंगे, तो 14 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ये पानी भर रहा है 1 घंटे 12 लीटर, और जो बी है ये 1 घंटे में 8 लीटर पानी गिरा रहा है, मतलब खाली कर रहा है। देखिए कहाँ बी खाली करता है ना, बी खाली कर रहा है, तो मतलब हमारा 1 घंटे में की मान लीजिए दोनों को अगर हम दोनों को मान लीजिए हम एक साथ खोलते हैं, तो ये 1 घंटे 12 भर रहा है, तो ये 1 घंटे में ये 8 गिरा दे रहा है, तो कितना बच रहा है, तो 1 घंटे में केवल 4 लीटर ही पानी भरा रहा है। 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरा रहा है, 4 लीटर पानी भरा रहा है, तो 14 लीटर पानी भरने में हमको कितना घंटा लगेगा, तो 14 लीटर बटे 4 लीटर, इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा ऐसा कि हम लोग भाग करते हैं, ऐसा कि हमारा आ जाएगा 0.5, हमारा आएगा 3.5 घंटा आएगा, ठीक है ना। इस 3.5 घंटे को जब हम लोग मिनट में क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट अगर समझने वालों बच्चे मतलब अगर डायरेक्ट चाहें अगर आंसर लिख सकते हैं, क्या 3 घंटा ये है, और 0.5 घंटा मतलब क्या आधा घंटा, और आधा घंटा मतलब क्या 30 मिनट। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि पॉइंट ये 3 का मतलब 3 घंटा, अब 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है बटे 2, मतलब कि ये आधा घंटा है, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट। अगर बच्चों को और समझना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मतलब कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग इसको चाहते हो आप मतलब 0.3 को इसको आप भाग कर मतलब कि इसमें मिनट में पूरा मिनट में बदल लो, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 35 छक्का हमारा आ जाएगा ऐसा कि हमारा आ जाएगा 210, हमारा आ गया 210, ठीक है ना। हमारा आ जाएगा ये 210 मिनट आ गया। और 210 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 घंटे की क्षेत्र के 18 और 30 मिनट हम लोग लिख सकते हैं, 30 मिनट। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये घंटे को हम लोग मिनट में बदल दिए 60 गुणा करके, फिर इसको आप घंटे में किए यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है ना बच्चों। और मैं अगर थोड़ा जल्दी बोलता हूँ ना बच्चों तो बताइएगा, मैं थोड़ा और आराम से बोलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा प्रश्न मतलब बताता हूँ तो फ्लो मतलब थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है। तो कोई समझने में दिक्कत होगा तो बताना है, और स्माइल करते हुए बच्चों को पढ़ना है, ठीक है ना, स्माइल करते हुए बिल्लू लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बच्चों को बताया है, पर फिर भी मतलब थोड़ा मॉक के प्रेशर में बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन मतलब, और टाइम की कमी भी होती है ना। और पता है बच्चों, बड़े क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है कि देखिए मैंने इस टाइप क्वेश्चन लगाया है कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए अगर इस टाइप क्वेश्चन आपने लगाया है पहले तो उसको लगाना है, ठीक है ना। ये मतलब बड़ा लिखा है उसको देख के बच्चे ये मतलब ये आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन खतरनाक होगा, ठीक है ना।
तो बड़ा क्वेश्चन देखिए कि आपको कभी नहीं डरना है, ठीक है ना। आपको पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तब आगे बढ़ना है, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपको आपने पहले लगाया है तो प्रयास करना है, ठीक है। हमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। श्रीमान गोगोइया, ये कोई नाम है? अरे सही नाम रख दिया होता भाई, बिल्लू उल्लू कोई नाम रख देना चाहिए था, ठीक है ना। कि श्रीमान बिल्लू ने 13,900 की राशि को विभाजित करके दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 14% वार्षिक और 11% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3508 रुपये है तो योजना बी में निवेश की गई राशि कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं कि योजना बी में निवेश की गई राशि क्या है, एक्स है, ठीक है ना। तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या हो जाएगी, 13,900 माइनस एक्स, क्योंकि देखिए जब बी में एक्स हो गया तो टोटल राशि में से हम लोग एक्स घटा देंगे तो हमारा एक जो ए में निवेश किए वो आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं कि क्या बोला है कि दोनों राशि को मिला करके 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है, 3508 रुपये, ठीक है ना। तो हाँ, हम लोग दोनों का हम लोग जो ब्याज का सूत्र होता है हम लोग लगा के जोड़ लेंगे तो क्या होता है, यही होता है ना, PRT/100 होता है। तो ये यही सिंपल फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो पहले बी के लिए पी का मान क्या है, बी के लिए नहीं सो हम लोग पहले ए कर लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ए बी कुछ ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग बी लेते हैं क्योंकि बी एक्स है, ठीक है ना। तो पी का मान क्या है, एक्स गुड़े आर बी के लिए आर का मान क्या दिया, बी के लिए आर का मान दिया 11%, ये तो चौथा ए के लिए है ना, बी के लिए दिया है 11% और टी कितना है, 2 है, नीचे 100। अब प्लस देखिए दोनों का ब्याज जोड़ के कितना आया ना, तो हम दोनों को ब्याज प्लस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो ये होता है ये साधारण ब्याज का फार्मूला है ना, साधारण ब्याज का फार्मूला, ठीक है ना। प्लस अब ये जो ए के लिए पी का मान क्या है, 139 1339, सॉरी यार 13,900, ठीक है ना। और या माइनस एक्स है और इसके लिए आर का मान क्या है, 14 है, ठीक है ना। और यहाँ टी का मान क्या है, 2 है बट्टे 100। अब बराबर क्या है, तो टोटल ब्याज क्या है, तो दोनों का जोड़ के टोटल ब्याज क्या है, ये 3508 है, तो हम लोग ये लिख लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22 आ गया हमारा 22x बट्टे 100। अब हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ये हम लोग इसका 1 चतुर्थ 28 का हम लोग 139 में गुणा करेंगे कि कितना देखते हैं। 139 में हम लोग गुणा करेंगे 28 का, 9 72 को 2 7 9 8 से 24 7 31 को 1 हासिल लगा 3 8 के नाम 8 8 3 11। इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 278 आएगा शायद, हाँ 139 का 2 करेंगे 178, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 3 आ गया, क्या आ गया 3892, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका हम लोग गुणा करेंगे, आएगा 3892 और लास्ट में 2 जीरो और माइनस 28x बट्टे 100 बराबर, अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 22x प्लस 3892 माइनस 28x बट्टे 100, यहाँ पर 3508। इसका इधर गुणा करेंगे, इधर घटा देंगे, क्या आएगा हमारा 3892 माइनस घटाएंगे क्या हमारा 6x आएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा 350800, ठीक है ना। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा तो इसमें से घटेगा ना, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 3892 इधर इसमें से घट जाएगा, तो हम लोग घटा लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। फोन आ रहा था बच्चों, 350800 घटा लेंगे हम, क्या आएगा 0 0 12 में से 4 आएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा हमारा, यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, ये फोन कर रहा है बार बार यार, यहाँ बचेगा 3, ठीक है ना। 6x बराबर, ठीक है ना। तो 6 का हम लोग इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 6 से भाग करेंगे तो 6 6 36 2 6 4 24, हमारा x का क्या माना गया 6400। और क्या पूछा है, योजना बी में निवेश की गई राशि कितनी है, तो हमने क्या माना था, योजना बी में निवेश की गई राशि क्या है, x है, तो x का माना गया 64, तो हमारा यही
आंसर हो गया। अगर यही मान लीजिए पूछता है योजना ए में निवेश की गई राशि, तो हम लोग यहाँ पर एक्स का मान रख के ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। मैं देखता हूँ बच्चों किसका फोन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में 13 मैं क्वेश्चन में नहीं मतलब बता पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 13 मैंने लिखा है, आप लोग बच्चों समझ जाना। ठीक है ना, कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, देखते हैं हम लोग ये क्या प्रश्न है। ये प्रश्न है कि एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रश्न को हम देखते हैं हम लोग कैसे कैसे करते हैं। देखिए ये इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। ठीक है ना, मतलब ये जो वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हम लोग मानते हैं 100। ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो किस पर बेच रहा है, 10% लाभ पर होता है। जब बेचता है 4125 बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो मेरा मतलब क्या, 110% का जो मान है वो क्या है, 4125 है। ठीक है ना, मतलब कि ये इतना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि 4125 है। अब बोला क्या है कि 18% लाभ का 18% लाभ होने पर उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। मतलब क्या, उसको 118% पर उसको बेचना है। तो जब 110% का मान इतना दिया है, तो हमको क्या निकालना, हमको 118% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 4125 बट्टे 110, और हमको निकालना है क्या, 118 का मान निकालना है। हम लोग इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग 11 काटते हैं, जैसे कटता कि नहीं, 11 काटते हैं, 11 दहिया में 110 और 11 33, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, सॉरी यहाँ पर बचेगा 8, 82 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 82, 11 बचा 5, 11 बचे 55, 375 बार में चला गया। अब हम लोग यहाँ से काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10 और 5 35, क्या बचा 2, 5 बचे 25, 75, यहाँ 2 से काटते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 2 पच्चे 10, 1 2 9 18 59, 75 का हम लोग 59 में गुणा कर देंगे, 75 का 59 में गुणा कर देंगे, हमारा जो आएगा वही आंसर होगा। 9 पच्चे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 4 67, 75, 5 पच्चे 25 को 5 2 7 7 पच्चे 35 2 37, हमारा क्या आता है 5 7 6 7 क्या 7 12 को 2 हासिल 1 7 6 13 14 3 1 4, हमारा आ गया 44 25 हमारा बच्चों आंसर है। देखिए ये आंसर था 44 25 आ गया आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं करना बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 110% का मान दिया, क्या बोला, एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। मतलब क्या, मतलब कि जो 110% का मान है वो क्या है, 4125 है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या बोला है, बेचने पर एक को 110% का लाभ होता है। तो मतलब कि जो हमारा, देखिए हमने क्रय मूल्य 100 माना था, तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्या होता है, जिस पर हमारी वस्तु बिकती है। ठीक है ना, जिस पर हमारी बिकती है वो वस्तु बिकती है, मतलब क्या, और क्रय मूल्य अब प्लस लाभ बराबर क्या होता है, हमारा होता है विक्रय मूल्य होता है, हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या है 100 है, और लाभ क्या हो रहा है 10% हो रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमारा 110% हो जाएगा। और किस पर बिक रही है, जिस पर वस्तु बिकती है वही हमारा होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 4125, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है, मतलब 110% बराबर 4125 हमारा है। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, जब वस्तु हमारी 18% लाभ पर भी बिकेगी तो क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य 100 है, बिकेगी 18% लाभ पर, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो हमको 118 का मान निकालना है, 110 का मान पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही जो हम लोग किए हैं वही यहाँ पर किए हैं, जो कि 4125 बट 110, हमको 118 का मान निकालना है। तो बच्चों अगर इस तरह के प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है ना, फिर से बताया जाएगा आपको। ठीक है, हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन हमारा अगला। ठीक है ना, ये बताइए ये क्वेश्चन में आसान था, ये क्वेश्चन में आसान था। ठीक है, ये भी आसान है, ये तीनों बार आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, पर थोड़ा मॉक का प्रेशर होता है। ठीक है ना, इस इन क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ठीक है, पूरा एकदम खुले दिमाग से। ठीक है ना, कि क्या बोल रहा है, और ये चीज़ें आपको आती हैं, मुझे पता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया आपको आती भी हैं। ठीक है बच्चों, और ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं करना, बस आपको फार्मूला याद होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों ने एग्जाम में गलत किए थे, कि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था और बच्चों ने उसका जो पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो निकाल दिया था। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है। पता है, जहाँ भी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मतलब होता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ये देखें, ये प्रश्न क्या बोला है, ये प्रश्न है कि यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 54 होता है। ठीक है ना, 54 सेंटीमीटर होता है। तो गोले की त्रिज्या क्या कीजिए, ये देखिए पहले क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन है। अब फिर क्या बोला है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
जो गोले का होता है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होता है, दोनों 4πr² ही होता है, ठीक है ना। अब क्या बोला, इन दोनों को विभाजित किया जाता है तो 54 आता है, ठीक है। तो हम दोनों को विभाजित करते हैं, पहले आयतन तो ऊपर आते हैं, नीचे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे, ठीक है ना। क्या आता है, भाग करने पर का 54 आ रहा है। क्या पूछा है, गोले की त्रिज्या, तो ये 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, यहाँ पाई कट जाएगा, पाई कट जाएगा, या r² कट जाएगा, यहाँ का यहाँ क्या बचा 1/3, यहाँ 1/3 है ना, बराबर 54 बचा। तो 1/3, ये 3 का गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 162 हमारा सेंटीमीटर। सिंपल है, ये हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है ना। तो जो बच्चों प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। अगर प्रश्न पढ़ने में लग रहा है आप कर सकते हो, अगर आंसर नहीं आ रहा तो इस सोचिए कि आप इसको एक बार ध्यान से देखिए उसको कि आप कहाँ थोड़ा सा गलती की। मुझे लग रहा है बच्चे यहीं पर गलती होंगी, यहाँ पर 3r ना लिख दिए हो, 1/3r की जगह पर 3r ना बच्चों लिख दिए हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/3r होगा, ठीक है ना। तो 3 का गुणा इसमें होगा तो r बराबर क्या होगा 54 सेंटीमीटर, ये हमारा 162 सेंटीमीटर, ये हमारा बच्चों आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है, ये भी क्वेश्चन बच्चों आराम से कर सकते हो। मैंने बोला कि पता है, अगर कोई मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है ना, अगर वो सुरंग को पार कर रही है, ठीक है ना, तो जो कुल दूरी होगी वो ट्रेन की दूरी प्लस सुरंग की लंबाई, वो कुल दूरी वो हो जाएगी, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर मैंने बोला कि अगर एक ट्रेन, मान लीजिए अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है ना, इसकी लंबाई है 200 मीटर, इसकी लंबाई है 200 मीटर, दोनों एक दूसरे को पार करिए इधर से, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 400 मीटर। तो चाहे ट्रेन इधर से ही जाए, एक ट्रेन ये भी ट्रेन इधर से जाए, इसकी 200 है, इसकी 200 है, तभी कुल दूरी क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस तरह का प्रश्न होता है, देखिए तो सिंपल है। तो एक ट्रेन मान लीजिए देखिए ये ट्रेन सुरंग को पार करी तो तभी हमारी जो कुल दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ठीक है, वो कुल दूरी होगी। और पता है क्या सेकंड दिया है, तो हमको खाली चाल ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। पता है मॉक देते टाइम आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। अगर पता है कि अगर आप पहले प्रश्न पढ़िए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल डरना नहीं है, रिलैक्स माइंड से हम क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या दिया, एक 735 मीटर लंबी ट्रेन 225 मीटर लंबी सुरंग से 48 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की चाल घंटे में करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में घंटे में दिया था, ठीक है ना। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, हमारी 735, और ट्रेन की ये सुरंग की लंबाई है, जोड़ लेंगे 5 6 और यहाँ पर 9, कुल दूरी में क्या होगा 960 है, ठीक है ना। कुल दूरी बराबर, ठीक है ना, अब क्या होता है 4 बराबर दूरी बटा समय होता है बच्चों। दूरी क्या है 960 है, समय क्या है 48। हम लोग काटते हैं, देखते हैं ये 8 से कटता है कि नहीं। ये पहले 4 से करते हैं, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8, क्या ये बचा 4 4 चौक 16, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, टोटल क्या आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अभी मीटर प्रति सेकंड में आया, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मीटर। अब इसको हम घंटे में लेंगे, तो घंटे में के लिए क्या करेंगे लोग 20 गुणे 18/5 करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग पता है घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन जब हम लोग सेकंड से घंटे बदलेंगे तो 18 से 5 गुणा करेंगे, 5 चौक 20, क्या गया 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा ये आंसर है बच्चों, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्न को बढ़कर आपको घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। और अगर आप लोग बोलोगे ना इस टाइप के, अगर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इस टाइप के प्रश्न आपको, तो मैं थोड़ा मतलब कुछ अच्छे से क्वेश्चन मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट मतलब बता करके पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। जिस भी मतलब टॉपिक में आपको दिक्कत हो, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताएं, अगर जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो बताना, उस चैप्टर के मैं मतलब कुछ कॉन्सेप्ट मतलब लिख के आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना, पर अच्छे से समझना है। और रीजनिंग की एक क्वेश्चन था, ये दिक्कत कर रहा था, देखिए जो मैंने नहीं वहाँ पर मतलब बताया था मैथ के क्वेश्चन में कि 104/117 बराबर 216 बटे यहाँ x, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये फंडा लागू नहीं होगा। अगर ऐसे मैथ्स में दिया होता ना तो वो आप ऐसे कर सकते थे, पर ये रीजनिंग में ये चीज़ लागू नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग में कुछ लॉजिक होता ही नहीं, अपना लॉजिक से वहाँ पर खोजो क्या लॉजिक है, ठीक है ना। तो पता है इस प्रश्न में क्या किया है, इस प्रश्न मतलब 13 का समझ डिवाइड नहीं किया, मतलब 13 से, ठीक है ना। क्या 13 8 104, ये कितनी 8 बार में जा रहा है, और 13 9 117, ठीक है ना। ये 13 का 8 9 का पहाड़ा, ठीक है ना। तो आप सिंपल देखेंगे तो ये देखिए, ये इसको हम लोग 8 से काटेंगे, कितने बार जाएगा 8 2 16, और यहाँ सब बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग उसको 8 से कॉल करेंगे, 8 2 16, क्या क्या बचेगा 5, फिर 8 7 56, क्या 27 बार में जा रहा है, मतलब कि 27 8 216 होता है, 27 8 216 होता है। तो दोस्तों 27 नमक क्या होगा
27 9 क्या होगा बच्चों, 963, बच्चा 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, 243, 28 9 243 हमारा ये आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन ऐसे किया है। ठीक है, क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है ना, और मॉक देते रहना, कम से कम वीक में 2 मॉक देना। ठीक है ना, क्योंकि पता है कि अगर मान लीजिए अभी अभी मान लीजिए बच्चों के 5-6 क्वेश्चन छूट रहे हैं। ठीक है ना, तभी मतलब कि टाइम कम पड़ जा रहा है मॉक में। तो जब तक ज़्यादा मॉक नहीं आप लोग नहीं दोगे ना, तब तक वो टाइम मैनेज हो नहीं पाएगा। जितने ज़्यादा मॉक दोगे ना, तो उतना ज़्यादा आपका टाइम मैनेज होगा। ठीक है, और देखिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से, तो नंबर बढ़ते हैं। पहले तो बच्चों ने, मैंने देखा कि जीएस में जो जो क्वेश्चन छोड़े थे, अगर उसमें तुक्का लगाते तो वो भी 2-2 3 क्वेश्चन सही होते हैं। फिर बच्चे ये क्वेश्चन भी आराम से कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे ही बच्चे मतलब आराम से कर सकते थे। ठीक है ना बच्चों, मतलब ये 2-3 क्वेश्चन और बच्चे आराम कर सकते हैं, मतलब कि आराम से 120 प्लस हो, मतलब आराम से नंबर आते हैं। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। अभी मान लीजिए 100 मतलब 12-13 नंबर आ रहे हैं, तो 120 प्लस तो 2-3 मार्क में ही आ जाएंगे। ठीक है ना, 120 प्लस 2-3 मार्क में आ जाएंगे, तो बिल्कुल घबराना। और एग्जाम तक 125-30 तो आराम से बच्चों पहुँच जाओगे। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले मॉक एनालिसिस के साथ।